आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट एक्टिविटी ऑफ कैश फ्लो। सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी को पढ़ लिया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बेसिकली जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। और फिक्स एसेट्स से रिलेटेड हमारी क्या क्या ट्रांजैक्शन आ सकती है। अब इसमें कुछ ट्रांजैक्शन से कैश का इनफ्लो हो सकता है, कुछ ट्रांजैक्शन से कैश का आउटफ्लो हो सकता है। पहले इनफ्लो लिखते हैं हम। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, पॉजिटिव फिगर आएगी। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, rent received, dividend received, interest received, ये तो स्टूडेंट थे हमारे इनफ्लोस ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो हमारे इनफ्लो होंगे फिक्स एसेट्स को बेच के अगर कोई पैसा आ रहा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को बेच के कोई पैसा आ रहा है, या हमारी कोई इन्वेस्टिंग इनकम्स, दीज आर नोन एज इन्वेस्टिंग इनकम्स। तो ये तो थे हमारे इनफ्लो। उसके बाद आउटफ्लो में पेड कैश फॉर परचेजिंग फिक्स एसेट्स, हमने फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए कैश पे कर दिया। या फिर पेड कैश फॉर परचेजिंग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये दो आउटफ्लोज हैं। उसके बाद जो भी नेट रिजल्ट आएगा अगर वो पॉजिटिव है तो कैश फ्लो फ्रॉम, और नेगेटिव है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कंपैरिजन में बहुत ही कम कंटेंट्स हैं जो आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आते हैं। इसमें बेसिकली ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स से रिलेटेड सभी कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कितने टाइप की ट्रांजैक्शन हो सकती है? फिक्स एसेट्स से रिलेटेड हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। सेल करके कोई पैसा आ रहा है तो पॉजिटिव कैश का इनफ्लो होगा, और परचेज करेंगे अगर फिक्स एसेट्स को तो पैसा जाएगा, मतलब आउटफ्लो होगा। और दूसरा फिक्स एसेट्स, मान के चलो हमने बिल्डिंग खरीद रखी है, तो हो सकता है हमें रेंट रिसीव्ड हो जाए क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग ज्यादा है तो हमने उसका कुछ पार्ट सबलेट कर दिया। हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इन्वेस्टमेंट अगर शेयर्स में कर रखी है तो डिविडेंड इनकम होगी,
और अगर हमने कोई फिक्स डिपॉजिट या और कोई कर रखी है तो हमारी इंटरेस्ट इनकम। तो इससे रिलेटेड हमारी जो ट्रांजैक्शन है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अगर हमें कोई एसेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं कैश में, वो भी कैसे बेच रहे हैं, कैश में, तो हमारे लिए इनफ्लो है पॉजिटिव। कोई भी हमारी इन्वेस्टिंग इनकम, कोई रेंट रिसीव्ड हो रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, वो भी पॉजिटिव। और अगर हम कैश पे कर रहे हैं परचेजिंग फॉर फिक्स एसेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को परचेज करने के लिए, तो वो हमारा होगा नेगेटिव फिगर। ओवरऑल अगर पॉजिटिव आंसर बचता है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश आ गया, और नेगेटिव जाता है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद स्टूडेंट बात आती है कि हमें ये सेल और परचेज का पता कैसे चलेगा। भाई ये तो देख लिया कि भाई सेल होने से इनफ्लो हो रहा है, परचेज होने से आउटफ्लो हो रहा है, तो लेकिन हमें इसका पता कैसे चलेगा। तो इसके पता के लिए इसमें एक वर्किंग नोट और बनते हैं हमारे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हमारे वर्किंग नोट बनते हैं। और बाकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को अगर इसके बारे में आपको ज्यादा जानना है तो इसका फॉर्मेट बुक में पेज नंबर 4.5.41 पे भी गिवन है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके वर्किंग नोट। तो इसमें हमारे पास दो मेथड होते हैं। 11th क्लास में भी आपने डेप्रिसिएशन में दो मेथड सीखे थे। एक तो होता है हमारा WDV मेथड और एक होता है हमारा कोस्ट मेथड। एक है WDV मेथड और एक है हमारा कोस्ट मेथड। WDV का मतलब है हम एसेट्स को उसकी नेट वैल्यू पे शो करते हैं, मींस सारे डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू बचती है उस पे शो करते हैं। और एक हमारे पास कोस्ट मेथड है जिसमें हम एसेट्स को उसकी एक्चुअल वैल्यू पे शो करते हैं। तो इन दोनों में मेनली आपको क्या करना है, अगर WDV मेथड है तो सिर्फ आपको एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा, एसेट्स अकाउंट। ये चीज फाइंड आउट करने के लिए कि कितनी एसेट्स हमारी सेल हुई हैं, कितने अमाउंट के एसेट्स हमने परचेज किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट्स है हमारे ये। एसेट्स अकाउंट मतलब मशीनरी अकाउंट, प्लांट अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कोई भी। अब इसमें नेक्स्ट इसमें क्या आता है हमारे, एसेट्स अगर हमें गिवन है तो सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस लिख दो। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे डेबिट साइड, एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे क्रेडिट साइड। उसके बाद जो भी डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, जो भी डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर चार्ज किया है इस एसेट्स पे, उस डेप्रिसिएशन को यहां लिख देंगे। ये डेप्रिसिएशन आपको कौन सा लिखना है, चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद आपको क्वेश्चन एक स्टेटमेंट देगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एक एसेट्स की देगा कि एक एसेट्स की कॉस्ट जिसपे इतना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसे माइनस कर लो। जैसे हम कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, वी विल गेट नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो हमें क्या मिल जाएगी,
नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स, उसके बाद आप इस नेट वैल्यू को कंपेयर कर दोगे उसके सेल प्राइस के साथ। क्वेश्चन आपको ये देगा कि एक एसेट जिसकी कॉस्ट थी 1,00,000 रुपए, जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 40,000 रुपए, मींस 1,00,000 की कॉस्ट माइनस 40,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हमारे लिए उस एसेट्स की कॉस्ट आ गई 60,000 रुपए, सोल्ड फॉर ₹50,000। उस 60,000 वाली एसेट्स को हमने 50,000 में बेच दिया। तो हमें दो फिगर्स चाहिए हैं इस फॉर्मूले से। एक तो हमें चाहिए क्या, सेल की, सेल कितने की करी है, और सेकंड उस पे क्या हुआ है हमें, प्रॉफिट या फिर लॉस। हमें एक तो सेल्स की वैल्यू चाहिए, तो सेल की जो वैल्यू आ जाएगी उसे हम दिखाएंगे इस साइड, बाय बैंक सेल, और जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है दोनों में से एक चीज जरूर होगी, एक चीज सिर्फ, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट इस साइड आएगा, लॉस है तो वो क्रेडिट साइड आएगा, लेकिन इन दोनों में से आएगा सिर्फ एक, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। तो जैसे ही हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, उसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल करके आपको यहां पर एक मिसिंग फिगर निकालनी है, आपको यहां पर एक मिसिंग फिगर निकालनी है, और वो मिसिंग फिगर है हमारी 25। बैलेंसिंग फिगर यहां निकालोगे आप, और वो बैलेंसिंग फिगर हमारी किस चीज की आएगी, परचेज की। तो WDV मेथड पे अगर आप ये एसेट्स दे रखी है तो आपको वर्किंग नोट में एक अकाउंट बनाना पड़ सकता है, नेम्ड एसेट्स। एसेट्स अकाउंट में पहले ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, जो भी साल में डेप्रिसिएशन लगा है। अब डेप्रिसिएशन तो ये भी गिवन होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लेकिन इसको नहीं दिखाना आपको, आपको दिखाना है जो भी डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है कि उस पर्टिकुलर एसेट्स पे पूरे साल में ड्यूरिंग द ईयर चार्ज किया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको यहां दिखाने की नीड नहीं है। उसके बाद आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ एसेट्स या उसका सेल प्राइस या लॉस, इसके हिसाब से आपको निकालना है कि हमने एसेट्स कितने में बेची है, उसको बेचने से लॉस हो रहा है या प्रॉफिट। और बाद में सारे कंटेंट आने के बाद एक बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, एक मिसिंग फिगर निकलेगी, वो होगी परचेज। तो इसमें से अब ये अकाउंट बनाने के बाद ये जो अकाउंट बन रहा है ये आपको दो जगह काम आएगा आपके। इसका जो यूज है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी होगा, और इसका यूज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी होगा। क्या कोई मुझे बता देगा कि इस पूरे अकाउंट में से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी चीज मेरे काम की है, कोई भी बताना चाहे। इसमें से स्टूडेंट डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स आपका यूज होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दो चीज यूज होंगी, सेल अमाउंट और परचेज अमाउंट। सेल अमाउंट और परचेज अमाउंट, इस अकाउंट को बनाने से आपके लिए दोनों एक्टिविटीज के कंटेंट्स मिलेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करना है, लॉस को भी उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करना है, प्रॉफिट हो गया है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करना है। सेल अमाउंट ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, परचेज अमाउंट आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस। उसके बाद बारी आती है हमारी कॉस्ट मेथड। कॉस्ट मेथड की पहचान कैसे होगी, कॉस्ट मेथड में आपको एसेट्स की वैल्यू गिवन होगी, ग्रोस वैल्यू, और साथ में आपको
साथ में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस गिवन होंगे, साथ में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस गिवन होंगे। इस केस में आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, इस केस में आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। पहले तो एसेट्स अकाउंट, एक तो एसेट्स अकाउंट बनेगा बिल्कुल सेम जैसा भी हमने बनाया, और एक आपका बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक एसेट्स अकाउंट और एक बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहचान कैसे होगी इन मेथड्स की? अगर जिस क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड बैलेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस एसेट्स के साथ गिवन है तो वो कॉस्ट मेथड है, और अगर किसी क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस एसेट्स के साथ गिवन नहीं है तो वो आपका WDV मेथड। तो इसमें भी सेम एसेट्स अकाउंट में क्या क्या आएगा? सबसे पहले तो वही सेम ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस आएगा आपका क्रेडिट साइड। ऐसे ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड और क्लोजिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वही है जो 11th क्लास में आपने किस नाम से सीखा था? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या सीखा था आपने? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो टॉपिक था वही सेम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का केस है। अगर हमें कॉस्ट पे दे रखी है हमारी एसेट्स तो इसमें आपको क्या करना है, इसकी जगह जो यहाँ पर आपने डेप्रिसिएशन दिखाया था ड्यूरिंग द ईयर चार्ज, यहाँ पर वो डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन आएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा ये वाला जो नीचे गिवन होगा कि हमारी एक एसेट्स जो 1 लाख रुपए की थी जिसपे 40,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, हमारी एक एसेट्स जो 1 लाख की थी जिसपे 40,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, वो यहां आएगा और उसे यहां पर भी दिखाएंगे। मतलब यहाँ पर आपको जो डेप्रिसिएशन है वो जितने भी वैल्यू की एसेट्स को आप बेचोगे उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया जाएगा कौन से अकाउंट में? एसेट्स। और उसके बाद सेल वैल्यू तो हमें पता ही है, यही फॉर्मूला जो हमने यूज किया था, यही फॉर्मूला दोनों मेथड्स में यूज होगा कि उसकी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर वैल्यू आ गई नेट वैल्यू, नेट वैल्यू के बाद आपको सेल प्राइस गिवन होगा या प्रॉफिट लॉस। तो सेल प्राइस आपका वैसे ही आएगा यहाँ पर बाय बैंक, लॉस है तो बाय लॉस, प्रॉफिट है तो टू प्रॉफिट। और वही सेम बैलेंसिंग फिगर में आपको क्या निकालना है? परचेज की वैल्यू भी आपको निकालनी है। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों मेथड्स? मेन डिफरेंस इन दोनों मेथड्स में ये है कि WDV के केस में पूरे साल में जो भी डेप्रिसिएशन लगता है हम उसे दिखाते हैं, कॉस्ट मेथड में हम जो एसेट्स हमने बेची है उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को यहां दिखाते हैं, और उसके बाद हमारा एक्चुअल डेप्रिसिएशन कौन सा है वो जो ये नीचे अकाउंट बनाया है हमने, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और जितना हमने एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर किया है, एक बैलेंसिंग फिगर यहां पर भी आएगी, वो है आपकी डेप्रिसिएशन। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से आपको मिलेगा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, और ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आपको ऑपरेटिंग में काम आएगा। अब कॉस्ट मेथड की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट मेथड में सेम सेल और परचेज की वैल्यू तो काम आएगी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, सेल और परचेज की वैल्यू तो काम आएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में,
और जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, या फिर जो हमारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकला है, जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, ये वैल्यूज काम आएंगी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये हमारे वर्किंग नोट थे स्टूडेंट्स। जो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, जो भी आपके 6 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, या जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, उनमें ये वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा। तो इसको ध्यान से सीखें। अब इनके हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब इस टॉपिक को सीखते हैं क्वेश्चंस के साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 36। अब इलस्ट्रेशन नंबर 36 में हमें कंटेंट गिवन है, बैलेंस गिवन है मशीनरी का, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। ओपनिंग बैलेंस है 4,20,000, क्लोजिंग बैलेंस है 4 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी गिवन है, तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा मेथड हो गया? ये हमारा कॉस्ट मेथड का क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स। अगर आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस भी गिवन है, तो ये हमारा हो गया कॉस्ट मेथड। हमें पेटेंट्स का भी वैल्यू गिवन है, पेटेंट्स की वैल्यू से मैं एक चीज आपको बता दूं स्टूडेंट, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है हमारा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक ये हो जाता है कि जो भी हमारी इनटेंजिबल एसेट्स हैं, इनटेंजिबल एसेट्स मतलब पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, तो इनमें हमें क्या करना है? अगर इनकी वैल्यू पिछले साल के कंपैरिजन में रिड्यूस हो रही है, इनकी वैल्यू पिछले साल के कंपैरिजन में रिड्यूस हो रही है, लेकिन कहीं भी मेंशन नहीं है कि हमने इनको बेचा है, तो हमको इनको रिटर्न ऑफ समझते हुए कि हमने इनको राइट ऑफ कर दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर इनकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है और क्वेश्चन में मेंशन है कि हमने इनको सेल किया है, तो ये इन्वेस्टिंग में रिकॉर्ड होती है। और अगर इनकी वैल्यू बढ़ रही है, पिछले साल के कंपैरिजन में वैल्यू बढ़ रही है, तो हम इनको परचेज ट्रीट करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, राइटिंग ऑफ या सेल का अलग अलग कंटेंट का हिसाब किताब बनता है। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोल रखा है कि मशीन की कॉस्ट 40,000 थी, उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000 था, और जो सेल हुई है वो हुई है 20,000। अभी निकाल लेंगे प्रॉफिट लॉस, बहुत सिंपल है भाई। 40,000 की कॉस्ट माइनस अभी तक डेप्रिसिएशन लग चुका है 24,000 रुपए, तो 40,000 में से 24,000 माइनस कर देंगे, तो हमारे लिए एसेट्स की वैल्यू कितनी बच जाएगी? 16,000। और 16,000 वाली एसेट्स को हम कितने में बेच रहे हैं? 20,000 में। तो इस केस में हमें होगा प्रॉफिट, वो भी 4,000। और एक वैल्यू गिवन है हमें, सेकंड इंफॉर्मेशन गिवन है इसमें कि जो हमारे पेटेंट्स हैं, पेटेंट्स में से 20,000 40,000 रुपए हमने राइट ऑफ कर दिए, पेटेंट्स के 40,000 हो गए राइट ऑफ, और कुछ पेटेंट्स हमने 20,000 के प्रॉफिट पे बेचे हैं, कुछ पेटेंट्स हमने 20,000 के प्रॉफिट पर बेचे हैं। तो इसके बनाते हैं स्टूडेंट्स इसमें अकाउंट, जो भी आपके कौन कौन से आपको अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कैसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा। पहले पेटेंट्स का अकाउंट बना देता हूं मैं आपको। पेटेंट्स के अकाउंट में आपको क्या करना है? सबसे पहले पेटेंट एसेट्स है, ओपनिंग बैलेंस आप यहां दिखाओगे, बैलेंस ब्रोट डाउन 1,60,000, क्लोजिंग बैलेंस यहां दिखाओगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,80,000। उसके बाद क्वेश्चन ने हमें गिवन कर रखा है कि पेटेंट्स राइट ऑफ कर दिए 40,000 के, पेटेंट्स को राइट ऑफ कर दिया 40,000, तो यहां पर आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 40,000, 40,000 के पेटेंट्स क्या हो गए हैं? राइट ऑफ। और कुछ पेटेंट्स को हमने बेच दिया 20,000 के प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट डिसाइड आता है।
तो ये ओपनिंग बैलेंस, ये वाले क्लोजिंग बैलेंस है और ये बैलेंस हमारे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस इसका 280 है और इसका क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 1,60,000। तो 280 160 है, 160 प्लस 40 यहां का आ गया 2 लाख रुपए। यहां का तो टोटल बन रहा है 2 लाख और यहां का जो टोटल है वो कितना है 3 लाख। 3 लाख में से 2 लाख माइनस कर दो, वैल्यू आएगी 1 लाख। जो आपने पेटेंट्स बेचे हैं, जो आपने पेटेंट्स बेचे हैं उसकी वैल्यू है 1 लाख। तो इस अकाउंट से हमारे पास काम की कितनी फिगर्स है? 1 लाख रुपए तो हमारे यूज होंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसे आए हैं। 20,000 रुपए प्रॉफिट हुआ था, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यूज होगा। और 40,000 के पेटेंट राइट ऑफ करे हैं, ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यूज होगा। 2 कंटेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हैं, एक कंटेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वैसे अगर मैं एसेट्स अकाउंट बनाता हूं मशीनरी के लिए, एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा भाई किसके लिए? मशीनरी के लिए, जिसके मैंने पहले से वर्किंग नोट में निकाल के बता दिया है कि हमें 4,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हम अकाउंट की बात करें तो हम अकाउंट बना सकते हैं मशीन का। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस था 4 लाख रुपए। क्लोजिंग बैलेंस ये था हमारा 4,20,000 रुपए। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 24,000 रुपए। सेल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 20,000 रुपए। प्रॉफिट भी आ रहा है हमारा 4,000 रुपए। हमें क्या करना है? सबसे पहले यहां पर एक ही फिगर मिसिंग आनी है, टोटल कर लेते हैं। 4,20,000, 4,40,000, 4,64,000। 4,64,000 रुपए में से 4,04,000 को माइनस कर दो, वैल्यू बच जाएगी हमारी 60,000। ये वैल्यू आपकी आ गई परचेज की वैल्यू। तो आपको इस अकाउंट में से कितनी चीज आपके काम की है? 60,000 पैसे हमारे पास से गए हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, 20,000 रुपए हमारे पास आए हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और जो 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है ये ऑपरेटिंग में है। और जो मैंने बताया था एक और चीज कि हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर डेप्रिसिएशन निकालना होता है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बता दूं आपको। ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपए, क्लोजिंग बैलेंस 1,10,000 रुपए, और एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है जो मशीनरी अकाउंट वो हुआ है 24,000। तो इस साइड का बैलेंस आ गया 1,34,000 और इस साइड का बैलेंस कितना है सिर्फ 1 लाख। तो 34,000 रुपए आपका आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। और ये आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, ये आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। अब इस पूरे क्वेश्चन में जो भी कंटेंट्स हमारे कैसे कैसे काम आएंगे, जो पेटेंट अकाउंट बनाया था उसमें 1 लाख रुपीस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आए हैं, प्लस के होंगे क्योंकि हमने पेटेंट को सेल किया है। 20,000 रुपए प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा, माइनस होगा। 40,000 पेटेंट राइट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। मशीनरी अकाउंट में से 60,000 रुपए की जितने की मशीन हमने खरीदी है वो हमारे ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होंगे। 20,000 रुपए की एसेट्स बेची है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होंगे। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आया है 34,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा। और मशीनरी अकाउंट में 4,000 का हमारा प्रॉफिट आया है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चंस करने हैं, अगर इस क्वेश्चन में ये वाले बैलेंस आपको नहीं गिवन होते, अगर ये वाला बैलेंस आपको गिवन नहीं होता तो उस केस में ये हो जाता हमारा WDV मेथड। कौन सा मेथड हो जाता? WDV। फिर उस केस में हमें जो नीचे की स्टेटमेंट दी है इसके साथ एक स्टेटमेंट और भी गिवन कर देता वो कि ड्यूरिंग द ईयर इतना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। उस केस में ना तो ये अकाउंट बनता और यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जगह पे आता डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर
और बाकी क्वेश्चन रहता बिल्कुल सेम। जैसा कि आपको बता दूं मैं बुक के हिसाब से, बुक में जो क्वेश्चन गिवन है, बुक में हमें 37 इलस्ट्रेशन गिवन है, वो भी सिंपल सेम वैसे ही जैसे मैं बता रहा हूं। 38 जो इलस्ट्रेशन है उसमें भी सेम आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है। 41 जो इलस्ट्रेशन है उसमें भी सेम आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है। तो इसमें आपका जो होमवर्क बनेगा आज का, जो एक ये हमारा पूरा टॉपिक है, ये कंप्लीट है आज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन 41 तक, आपको इलस्ट्रेशन जो ये स्टार्ट है हमारे इलस्ट्रेशन 35 टू 41। कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लास्ट एक एक्टिविटी बची है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो करवा देंगे और एक बड़ा क्वेश्चन करवा देंगे। तो मेरी तरफ से कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।